फिल्म की शुरुआत में एक कथा सुनाई जाती है जो हमें क्षितिज के पार स्थित एक दूर दराज पहाड़ के बारे में बताती है, जहाँ एक विशाल राक्षस जिसे माउंटेन किंग कहा जाता है गहरी नींद में सो रहा है। फिर हम एक राज्य को देखते हैं और आवाज बताती है कि वहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो इस दैत्य को जगा सकती है। अगर राजकुमारी क्रिस्टन ने अपने 18 जन्मदिन तक शादी नहीं की तो कहने की जरूरत नहीं कि अंजाम बहुत बुरा होगा। उसके पिता राजा एरिक इस श्राप के बारे में सब जानते हैं और बेहद चिंतित है कि कैसे उसकी शादी के लिए कोई उपयुक्त वर ढूंढा जाए। इसलिए वे एक डेनिश राजकुमार फ्रेडरिक को महल में बुलाते हैं, लेकिन क्रिस्टन का मन पहले से ही किसी और में है और वे शादी के प्रस्ताव को पूरी तरह ठुकरा देती है, जिससे उसके पिता बहुत नाराज हो जाते हैं। वे उसे कहते हैं कि उसे किसी न किसी से शादी करनी ही होगी, चाहे उसे पसंद हो या ना हो। एक सुबह राजा यह सोचकर उसकी स्थिति देखने जाता है कि वह अभी तक बिस्तर से नहीं उठी है, लेकिन असल में वह भाग चुकी होती है। हम उसे जंगल में घोड़े पर सवार होकर भागते हुए देखते हैं। इसके बाद हमारी मुलाकात एक साधारण किसान एस्पेन से होती है जो मेला से कुछ खाना लेकर आराम से जंगल में घूम रहा होता है। तभी क्रिस्टन का घोड़ा भागते हुए आता है और उसे टक्कर मार देता है, जिससे एस्पेन पानी में गिर जाता है। थोड़ी देर बाद क्रिस्टन वापस आती है और उसे उठाने में मदद करती है। फिर एस्पेन उसे खाने के लिए कुछ देता है और वह सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी खा जाती है, जिससे वह हैरान रह जाता है। क्रिस्टन कहती है कि वह बहुत भूखी थी। इसके बाद वह कहती है कि उसे जाना होगा। एस्पेन उसका नाम पूछता है, लेकिन वह बस इतना कहती है कि शायद वे फिर मिलेंगे। बाद में जब एस्पेन अपने घर लौटता है तो उसके दो भाई पियर और पाल मिलते हैं। थोड़ी देर बाद उनके पिता आते हैं और एस्पेन से पूछते हैं कि मेले से क्या लाया है, लेकिन उसके बैग में कुछ एक गीला आलू होता है। उसके पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसके भाई भी नाराज होते हैं, क्योंकि एस्पेन को हमेशा आसान काम दिए जाते हैं जबकि उन्हें मुश्किल वाले मिलते हैं। फिर उनके पिता कहते हैं कि अब सबको शिकार पर जाना होगा क्योंकि खाने को कुछ नहीं है। रात को एस्पेन आग के पास बैठा होता है और तभी उसे जमीन हिलती हुई महसूस होती है। वह सोचता है कि शायद ये ट्रोल्स हैं, तो वह एक धातु की छड़ उठाकर तलवार की तरह घुमाने लगता है जैसे वह ट्रोल से लड़ रहा हो, लेकिन दुर्भाग्यवश उस छड़ से निकली चिंगारी पर्दे में गिरती है और आग लग जाती है। वह आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन जल्दी पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो जाती है। इसी दौरान राजकुमारी अब भी जंगल में घूम रही होती है और उसे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। अचानक उसका घोड़ा डरकर भाग जाता है और वह अकेली रह जाती है। उसे पेड़ों के बीच से एक डरावनी दहाड़ सुनाई देती है और वह जान बचाकर दौड़ती है। एक जगह वह रुकर छिप जाती है, लेकिन कुछ बहुत बड़ा उसके पास आ रहा होता है। अगले दिन एस्पेन का परिवार शिकार से लौटता है और देखता है कि उनका घर जल चुका है और सब कुछ राख हो चुका है। यहाँ तक कि उनकी मृत माँ की तस्वीर भी नष्ट हो जाती है, जिससे उसके पिता बहुत दुखी होते हैं। तभी राजकुमार फेडरिक और उसके सैनिक वहाँ आते हैं। अब पूरी रियासत राजकुमारी की तलाश में लगी होती है और राजा घोषणा करता है कि जो भी राजकुमारी को ढूंढ निकालेगा उसे आधा राज्य और राजकुमारी का विवाह मिलेगा। यह सुनकर एस्पेन के पिता अपने बेटों को उसे ढूंढने भेजते हैं और एस्पेन से कहते हैं कि वह भी अपने भाइयों के साथ इस खोज में जाए, क्योंकि उसका आखिरी मौका है अपनी गलती सुधारने का। एस्पेन का पिता कहता है कि यह उनके लिए खेत और अपनी जिंदगी को फिर से बसाने का एक मौका है। फिर वह अपनी आखिरी बची हुई एकमात्र सिक्का उन्हें देता है और उन्हें विदा करता है। एस्पेन अब भी अपने भाइयों के साथ राजकुमारी की तलाश में निकलता है। यात्रा के दौरान उसे एक टूटा हुआ शीशा और एक हेलमेट मिलता है, जिसे वह उठा लेता है, यह सोचकर कि ये बाद में उसके काम आ सकते हैं, जो वाकई उसकी जिंदगी बचाने में मदद करेंगे। हालांकि उसकी यह हरकत उनके भाइयों को चिढ़ाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद उसे एक बूढ़ी औरत की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए पुकार रही होती है। एस्पेन उसकी मदद करने का फैसला करता है, जबकि उसके भाई आगे बढ़ते रहते हैं। इसके बाद एक जादुई नक्शा उसे रास्ता दिखाता है कि उसे राज्य में कहां जाना होगा, लेकिन उसे यह एहसास नहीं होता कि वह एक विशाल पद चिन्ह के पास से गुजर चुका है। जब उसे राजकुमारी के बारे में एक सुराग मिलता है, एक सेवक राजा को सूचना देता है कि उन्हें एक विशाल दांत मिला है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि माउंटेन मॉन्स्टर ने राजकुमारी का अपहरण कर लिया है। अगले दिन राजकुमारी जागती है और खुद को उस जीव की गुफा में बंद पाती है जिसने उसे पकड़ रखा था, लेकिन वह राक्षस आसपास नहीं होता। इस बीच एस्पेन भी उठता है और अपनी यात्रा जारी रखता है। उसके दो भाई आगे बढ़ चुके होते हैं और उन्हें एक टोकरा मिलता है जिसमें सुनहरे सेब होते हैं। बहुत भूख लगने के कारण वे सारे सेब खा जाते हैं। कुछ ही पलों में वे पागलों की तरह हंसने लगते हैं और तभी कुछ सुंदर
युवतियाँ वहाँ आ जाती है और उन्हें खाने के लिए अपने घर चलने का न्योता देती है। एस्पेन भी वहाँ पहुँचता है और देखता है कि उसके भाई कुछ अलग ही दिखने वाले लोगों के साथ जा रहे हैं। उसे भी एक सुनहरा सेब मिलता है और वह महसूस करता है कि वह भी किसी जादू के प्रभाव में आ रहा है, जैसे उसके भाई हुए थे। वह हंसी की आवाजों का पीछा करता है और जल्द ही अपने भाइयों को सुंदर स्त्रियों के साथ एक भव्य भोज में खाता देखता है। वह भी उनके साथ बैठता है, लेकिन जल्द ही उसे कुछ अजीब लगता है जब वह एक स्ट्रॉबेरी को जल्दी से पकड़ने की कोशिश करता है तो उसकी आंखों को असली सच्चाई दिखती है, एक घिनौनी थाली। जल्द ही उसे एहसास होता है कि वह और उसके भाई जादुई सेब खाने के कारण भ्रम में है। दरअसल वह सुंदर महिलाएं जादूगरनियां हैं। यह संदेह होते ही एस्पेन अगली बार जब उसे एक और सेब दिया जाता है तो वह उसे खाने का नाटक करता है ताकि भ्रम बना रहे। वह जल्दी जादू के प्रभाव से खुद को मुक्त कर लेता है और उसे असली सच्चाई दिखती है। सड़ी गली थालियां और पहले की सुंदर महिलाओं की जगह भयानक चुड़ैलों का चेहरा। वह खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश करता है ताकि यह न दिखे कि उसे सच्चाई दिख रही है। उसके भाई अब भी जादू के प्रभाव में है और खुशी खुशी उन घिनौनी चुड़ैलों के साथ हंसते हुए खा रहे हैं। तब एस्पेन झूठ बोलकर कहता है कि वह अपने भाइयों के साथ बाहर जाकर इस हमेशा के लिए नए घर को देखना चाहता है ताकि वह चुड़ैलों को धोखा दे सके। वह अपने भाइयों को वहाँ से दूर ले जाने में कामयाब हो जाता है और जैसे ही वे चुड़ैलों की नजरों से बाहर होते हैं वह अपने भाइयों को थप्पड़ मारता है, जिससे वे धीरे धीरे सामान्य हो जाते हैं और असली भयानक सच्चाई को देख पाते हैं। तभी एक चुड़ैल उनके पीछे आ जाती है और वे सब जान बचाकर भाग जाते हैं। चुड़ैलों का पीछा करने के बावजूद वे समय रहते उस रास्ते से निकल जाते हैं जो तुरंत बंद हो जाता है। अब एस्पेन के दोनों भाई अपनी सराहना करते हैं और उस पर विश्वास करने लगते हैं। एस्पेन अपने भाइयों को माउंटेन ट्रोल के बारे में बताता है। वह कहता है कि कोई भी माउंटेन ट्रोल को नहीं देख सकता क्योंकि वह केवल रात को बाहर आता है और धूप पड़ते ही पत्थर बन जाता है। वह जादुई तलवार खोजने की यात्रा जारी रखते हैं ताकि राजकुमारी को बचाया जा सके। इस बीच राजकुमारी अब भी उस जीव की गुफा में है। जब वह उसे खाना लाता है तो उसका तरीका इंसानों के खाने लायक नहीं होता, जिससे वह डर जाती है। लेकिन भूख से बेहाल क्रिस्टन मजबूरी में खाना खा लेती है, वरना वह भूख से मर जाती। दूसरी ओर भाइयों में से एक थका और भूखा महसूस करता है। तभी वह एक सराय देखता है और वहाँ कुछ खाने की जिद करता है। मजबूर होकर बाकी दोनों भी उसके साथ जाते हैं। संयोग से प्रिंस फ्रेडरिक और उसके सैनिक भी उसी सराय में खाना खा रहे होते हैं। एक सैनिक एस्पेन और उसके भाइयों को देख लेता है और तुरंत प्रिंस को सूचना देता है। जब एस्पेन जादुई नक्शे के बारे में बात कर रहा होता है तो प्रिंस फ्रेडरिक यह सब सुन लेता है और समझ जाता है कि यह नक्शा राजकुमारी तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। वह तुरंत एस्पेन से बात करता है और नक्शे के बदले ढेर सारा पैसा देने की पेशकश करता है, जिससे वह अपना घर फिर से बना सके। लेकिन एस्पेन नक्शा देने से इनकार कर देता है क्योंकि उसे पता है कि प्रिंस की मंशा सही नहीं है। गुस्से से बेकाबू होकर प्रिंस एस्पेन से जबरदस्ती नक्शा लेने की कोशिश करता है, लेकिन एस्पेन उसके चेहरे पर गरम सूप की थाली फेंक देता है। इससे गार्ड्स एस्पेन और उसके भाइयों पर हमला कर देते हैं, लेकिन उसका भाई तुरंत मुकाबला करता है और सराय में एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। हंगामे के बीच प्रिंस एस्पेन पर तलवार से वार करता है, लेकिन एस्पेन चतुराई से बच जाता है। वह वेट्रेस उसकी मदद करने की कोशिश करती है और एस्पेन को एक बेलन देती है, जिससे वह अपनी रक्षा कर सके। कुछ ही पलों में प्रिंस दोबारा एस्पेन को घेर लेता है, लेकिन गलती से एक बड़ी कद काठी वाले आदमी को नाराज कर देता है, जो पास ही बैठा खाना खा रहा होता है। वह आदमी गुस्से में फ्रेडरिक को उठाकर दीवार से दे मारता है, जिससे एस्पेन और उसके भाई भागने में सफल हो जाते हैं। जब वे जंगल में भागते हैं तो प्रिंस उसके सैनिक कुत्तों की तरह उनकी गंध पकड़कर उनका पीछा करते हैं। थोड़ी देर में एस्पेन और उसके भाई एक खड़ी चट्टान तक पहुंच जाते हैं, जहां अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा होता। प्रिंस और उसके सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन हार मानने के बजाय एस्पेन और उसके भाई चट्टान से छलांग लगा देते हैं और नीचे नदी में गिरकर फिर से बच निकलते हैं। अब जब वे पीछा करने वालों से सुरक्षित है तो पाल एस्पेन पर गुस्सा निकालता है कि उसने प्रिंस के पैसों को क्यों ठुकरा दिया। थोड़ी बहस के बाद, जिसमें पारिवारिक मतभेदों की बात होती है, पाल नक्शा मांगता है और वे फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में एस्पेन को एक जानवर की खाल मिलती है, जिसे वह उठा लेता है। उधर गुफा में राजकुमारी जागती है और देखती है कि वह विशालकाय ट्रोल उसे छूने की कोशिश कर रहा है। वह डर जाती है और उसकी उंगली में छुरा घोंप कर भागने की कोशिश करती है, लेकिन
लेकिन असफल रहती है और फिर से पकड़ ली जाती है। अब जब वह देखती है कि वह ट्रोल को और ज्यादा नाराज कर चुकी है तो उसे चकमा देने की कोशिश करती है। वह कहती है कि किंवदंती के अनुसार वह उससे तभी शादी करेगी जब वह उचित ड्रेस पहने होगी। यह सुनकर वह राक्षस उसे वापस गुफा में डालकर बाहर चला जाता है। इसी दौरान एस्पेन और उसके भाई एक ऐसे धुंध भरे इलाके में पहुंचते हैं जहां कुछ भी साफ नहीं दिखता। तभी एस्पेन का पाँव फंस जाता है और वह अपने भाइयों से बिछड़ जाता है। उधर प्रिंस और उसके सैनिक उसके भाइयों को ढूंढ निकालते हैं और उन्हें बंदी बना लेते हैं। दूसरी ओर एस्पेन उस दलदल तक पहुंचता है जहां जादुई तलवार छुपी होती है। वह पानी में कूदता है और वहां मौजूद कई जादुई प्राणी जो तलवार की रक्षा कर रहे होते हैं उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततः एस्पेन तलवार हासिल करने में सफल हो जाता है और उनसे बचकर बाहर निकलता है। एस्पेन अपनी यात्रा जारी रखता है और अंततः अपने दो भाइयों को प्रिंस फ्रेडरिक और उसके सैनिकों के साथ पाता है। तभी एस्पेन को एक तरकीब सूझती है। वह पहले मिली हुई जानवर की खाल का इस्तेमाल करता है और भालू बनने का नाटक करता है ताकि फ्रेडरिक और उसके सैनिक डरकर भाग जाएं। कुछ समय के लिए ये चाल काम भी करती है और वे सच में उसे भालू समझकर भाग जाते हैं, लेकिन तभी एक बड़ा सैनिक उसे जमीन पर गिरा देता है और पता चलता है कि वह तो एस्पेन है जो जानवर की खाल पहने हुए है। इसके बाद वे उसे उसके भाइयों के साथ बंदी बना लेते हैं और फ्रेडरिक जादुई तलवार ले लेता है। फ्रेडरिक तय करता है कि वह उन्हें माउंटेन किंग की गुफा में ले जाकर चारे के रूप में इस्तेमाल करेगा। रात में फ्रेडरिक और उसके सैनिक जंगल में डेरा डालते हैं जबकि एस्पेन और उसके भाइयों को एक पेड़ से बांध दिया जाता है। तभी उन्हें भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। फिर एक भयानक गर्जना होती है और फ्रेडरिक व उसके सैनिक डर के मारे भाग खड़े होते हैं। एस्पेन और उसके भाई अब भी पेड़ से बंधे होते हैं, इसलिए वह एक छोटे से पत्थर की मदद से रस्सी काटने की कोशिश करते हैं। सौभाग्य से वे ठीक समय पर रस्सी काटकर भागने में सफल हो जाते हैं, ठीक पहले जब माउंटेन किंग उन्हें पकड़ सकता था। इसके बाद ट्रोल बाकी सैनिकों को पकड़ने की कोशिश करता है। वह कुछ गार्ड्स को ढूंढ लेता है जो उसका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रेडरिक वहाँ से भाग खड़ा होता है। दुर्भाग्यवश ट्रोल गार्ड्स को पकड़ लेता है। उधर फ्रेडरिक एक पेड़ पर चढ़कर छुप जाता है और उसका नौकर भी उसी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही ट्रोल उनकी गंध सूंघ लेता है फ्रेडरिक नौकर के हाथ पर पैर मारता है जिससे वह नीचे गिर जाता है और ट्रोल उसे पकड़ लेता है। फिर ट्रोल फ्रेडरिक को भी पकड़ लेता है। अंततः ट्रोल एस्पेन और उसके भाइयों को ढूंढ लेता है और पियर को अपने साथ गुफा में ले जाता है, जिससे अब केवल एस्पेन और पाल ही बचते हैं जो राजकुमारी और अपने भाई पियर को बचा सकते हैं। एस्पेन दुखी होता है और कहता है कि यह सब उसकी गलती है, लेकिन पाल उसका हौसला बढ़ाता है और कहता है कि वह जानता है कि एस्पेन उन्हें बचाने में सक्षम है। इसके बाद वे कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उनके काम आ सके। सौभाग्य से एस्पेन को जादुई तलवार फिर से मिल जाती है। फिर वे माउंटेन किंग के छुपने की जगह की तलाश में आगे बढ़ते हैं और जल्द ही एक बड़ी गुफा तक पहुंचते हैं। गुफा के अंदर उन्हें कई इंसानी हड्डियां मिलती है जिससे पता चलता है कि यह एक खतरनाक जगह है। थोड़ी दूर पर उन्हें पियर का जूता मिलता है जो इस बात की पुष्टि करता है कि वह ट्रोल की गुफा में ही है। एस्पेन एक रस्सी बांधता है जो उन्हें वापसी का रास्ता दिखाएगी। वे गुफा की गलियों में आगे बढ़ते हैं। तभी एस्पेन एक छेद में गिरते गिरते बचता है जो एक छोटी गुफा में जाता है जहाँ राजकुमारी, फ्रेडरिक और पियर कैद हैं। वे एक रस्सी फेंकते हैं और उन्हें एक एक करके ऊपर खींचते हैं, लेकिन इसी दौरान वे ट्रोल की आवाज सुनते हैं जो जैसे वापस आ रहा है। सौभाग्य से वे सब समय रहते गुफा से बाहर निकल जाते हैं और पहाड़ से निकलने का रास्ता पकड़ते हैं, लेकिन जब वे बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि विशालकाय ट्रोल रास्ता रोककर सो रहा है। वे चुपचाप धीरे धीरे निकलने की कोशिश करते हैं ताकि उसे जगाए बिना निकल जाएं, लेकिन निकम्मा प्रिंस गलती से ट्रोल की पूंछ से टकरा जाता है, जिससे ट्रोल गुस्से में जाग जाता है और उन्हें देखकर दहाड़ता है। फिर वे सभी तुरंत बाहर की ओर दौड़ पड़ते हैं और माउंटेन किंग गुस्से में उनका पीछा करता है। वे किसी तरह उस संकर रास्ते से बाहर निकल आते हैं, लेकिन सामने एक खड़ी चट्टान आ जाती है जो उन्हें आगे भागने से रोक देती है। सूरज उगने ही वाला होता है तो क्रिस्टन सुझाव देती है कि वे पहाड़ पर ऊपर चढ़े ताकि सूरज की रोशनी जल्द उन तक पहुंच सके। कोई और रास्ता न देखकर वे सब तेजी से ऊपर चढ़ने लगते हैं, जबकि ट्रोल उनकी गंध सूंघते हुए पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है और चढ़ाई शुरू कर देता है। चढ़ाई के दौरान फ्रेडरिक छिपने की कोशिश करता है, यह सोचकर कि ट्रोल उसकी गंध को नजरअंदाज कर देगा और राजकुमारी का पीछा करेगा। ट्रोल सच में उसे बिना देखे आगे
बढ़ जाता है और एस्पेन व बाकी सभी के पीछे लग जाता है। अंततः वह पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं जहां अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचता। माउंटेन किंग वहां पहुंच जाता है और अब एस्पेन के पास उससे लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं होता। वह तलवार से ट्रोल पर वार करता है, लेकिन इससे ट्रोल और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जवाब में विशाल ट्रोल उसके हाथ से मारकर दूर फेंक देता है, जिससे तलवार भी नीचे खाई में गिर जाती है। पाल अपने भाई की मदद करने के लिए ट्रोल पर पत्थर फेंकता है, लेकिन ट्रोल उसे भी जोर से मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। एस्पेन चोट से उभरता है और ट्रोल को हराने की योजना बनाता है। वह चिल्लाकर राजकुमारी से कहता है कि वह ट्रोल का ध्यान भटकाए। क्रिस्टन ऐसा ही करती है और इस बीच एस्पेन अपने बैग से कुछ ढूंढता है और उसे वह पुराना आईना मिल जाता है जो उसे पहले रास्ते में मिला था। वह आईने को जितना ऊंचा हो सके उठाकर उगते सूरज की किरणों को ट्रोल के चेहरे पर मोड़ता है। इससे ट्रोल का हमला रुक जाता है और वह राजकुमारी व एस्पेन के भाइयों की ओर बढ़ना बंद कर देता है। सूरज की रोशनी जैसे जैसे पहाड़ को रोशन करती है, ट्रोल धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगता है। वह लगभग राजकुमारी और भाइयों पर वार करने ही वाला होता है, लेकिन सौभाग्य से समय रहते हुए पूरी तरह पत्थर बन जाता है। इसके बाद क्रिस्टन खुद उस पत्थर के ट्रोल को पूरी तरह तोड़ देती है और इस तरह उनका मिशन पूरा हो जाता है। एस्पेन, उसके दो भाई और राजकुमारी अब राज्य की ओर लौटने की यात्रा शुरू करते हैं। इस बीच प्रिंस फ्रेडरिक भी राज्य लौट रहा होता है जब उसकी मुलाकात उसी बूढ़ी औरत से होती है जिससे एस्पेन पहले मिला था। वह फ्रेडरिक को राज्य का रास्ता पूछता है और चालाक बूढ़ी औरत उसे जादूगरनी की गुफा की ओर भेज देती है। उधर राजकुमारी राज्य लौटती है और अपने माता पिता से मिलती है। राजा एस्पेन को आधा राज्य देने की पेशकश करता है, लेकिन एस्पेन विनम्रता से मना कर देता है और केवल इतना ही धन मांगता है जिससे वह अपना घर और खेत दोबारा बना सके। राजा उसकी बात मान लेता है और यह भी कहता है कि वह राजकुमारी को अपने मनपसंद व्यक्ति से विवाह करने की अनुमति देगा। इसके बाद एस्पेन और उसके दो भाई अपने घर लौटते हैं जो अब राख में तब्दील हो चुका है। वहाँ उनकी मुलाकात उनके पिता से होती है जो खुशी से उनका स्वागत करता है। जब उसे बताया जाता है कि एस्पेन ने राजकुमारी को बचाया है तो वह बहुत गर्व महसूस करता है। फिल्म का अंत कुछ दिनों बाद के दृश्य से होता है जहां एस्पेन और उसके भाई अपने घर का पुनर्निर्माण कर रहे होते हैं। तभी राजकुमारी क्रिस्टन एस्पेन से मिलने आती है और दोनों साथ मिलकर एक नई जिंदगी की ओर सवारी करते हुए निकल पड़ते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं।